नमस्कार, मैं हूं विपिन बिहारी। लोक खबर सोशल मीडिया चैनल में आपका अभिवादन। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है, आज रविवार है और मैं प्रत्येक रविवार को नए कार्यक्रमों के साथ नए अंदाज में आपके पास उपस्थित होता हूं। आज के कार्यक्रमों में मैं अपनी बात आपके साथ में एक एक ऐसे शख्स से आपको मुलाकात करवा रहा हूं, जो साहित्य जगत में एक अलग ही उनकी पहचान है। वो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। मैं कार्यक्रम शुरू करने से पहले फिर से मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि लोक खबर एक पॉडकास्ट चैनल है और इस चैनल को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप इन्हें सपोर्ट करेंगे तो आपको विभिन्न तरह के और कार्यक्रम देखने को भविष्य में मिलेंगे। तो चलिए, मैं बिना देर किए हुए आपको ले चलता हूं अपनी बात आपके साथ में एक नए मेहमान, नए अंदाज के साथ। कि निकम्मों के अजान पर खुदा मेहरबान नहीं होता, शौक हिम्मत हो तो मंजिलें मुश्किलें होती हैं आसान। समाज में हर तरह के लोग हैं, साहित्य में भी एक से एक लोग हैं आज भी, और बहुत काम कर रहे हैं। तुलसी की जो साहित्य है, वो राम के प्रति जो तत्परता है, राम के प्रति जो श्रद्धा है, उनकी लेखनी ऐसी बने कि वो राम भगवान बन गए। लेकिन आजकल के साहित्यकार में कमी है कि समाज में हमारे जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्हें ऊपर उठाने की जरूरत है, क्या उन्हें उकेरने की क्षमता आज के साहित्यकारों में नहीं है? क्या वो बाबा तुलसी जैसे नहीं है? कि क्या वो ऐसे साहित्यकार केवल अपनी व्यवसाय, अपनी ही लेखनी में मग्न है, बस वो दूसरी की समस्या से उनकी कोई लेना नहीं? एक रात कहा मुझसे सपने ने आकर कि अये आदमी तू ऐसा ना कर, क्योंकि तूने ही तो जलाई है गीता, कुरान, बाइबिल के पन्ने पन्ने को, और किया है छलनी छलनी इंसानियत के नाजुक सीने को। क्या बात कि जीना चाहता हूं मरने के बाद, फकत अंदाज है जीने का, मोहब्बत में जहर पीने का। चलिए, बिना देर किए हुए मैं आपको ले चलता हूं साहित्यकार, आलोचक, समालोचक, विचारक रास दादा रास जी। बहुत बहुत शुक्रिया रास दादा रास जी, आभार आपका कि आप मेरे इस चैनल में आए हैं। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, दर्शक जानना चाहेंगे कि आप रहने वाले कहाँ? बहुत शुक्रिया, और आज आप का आमंत्रण सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। जी जी। और आपने बहुत अच्छा ये शुरुआत की है, जिससे आप समाज में हो रहे कई बातों को आप यहाँ प्रस्तुत करते हैं और कई लोगों से मुलाकात कराते हैं। मैं मूलतः आरा शाहाबाद का रहने वाला हूँ। अच्छा। और ये बिहार में आ रहा है, भोजपुरी भाषी हूँ। जी जी। रहता बेंगलोर में ज़रूर हूँ, लेकिन ये दिल जो है, ये हृदय और ये मिट्टी जो है, आरा की है, बिहार की है, और इस पे मुझे नाज है, गर्व है। बिल्कुल। वो दादा, वो साहित्य जगत के प्रति आपका रुझान, जैसा कि मालूम चला है कि आप एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां आपके पिताजी वो जेल पदाधिकारी थे। आप अचानक साहित्य की ओर क्यों रुचे? और आपके पिता पदाधिकारी थे, तो क्या आपके मन में पदाधिकारी बनने? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। और ये मैं इस पे बहुत छोटी सी बात ये कहूँ कि चूंकि घर का माहौल एक पदाधिकारी का नहीं था, घर का माहौल था राष्ट्रीयता के प्रति। हमारे पिताजी और माताजी दोनों ही स्वतंत्रता सेनानी थे, तो वो जो प्रभाव था घर में, विचार का प्रभाव वो रहा, तो उसने मुझे सींचा। अच्छा। और ख़ास करके जब जेल के माहौल में, मैं अक्सर कहता हूँ कि मैंने 30 वर्ष सजा याफ्ता कैदी के रूप में जेल में काटा है, और मेरा गुनाह सिर्फ इतना था कि मैं एक जेल के उच्च पदाधिकारी का। लेकिन मुझे लगता है कि उस जेल के अंदर में तो आप समाज का सच्चा दर्शन किए। वो जेल एक ऐसा स्थान है जहां लोग, ऐसे लोग जाते हैं कि सब लोग दोषी नहीं जा पाते हैं। वो निर्दोष लोग जो जाते हैं, उनके पीछे कौन कारण है, समाज में कौन दोषी है, इसे तो समझने का आपको मौका मिला। बहुत ज्यादा। बल्कि मुझे इस बात का हमेशा ये रहता था कि साहब, कुछ ऐसे लोग कैदी जो अंदर में थे, जेल के अंदर बंद थे, मैं उन कई कैदियों से मिला हूँ और जानता हूँ कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन वो समय और परिस्थितियों के अंतर्गत जेल की यातनाओं को सहना पड़ा। और कुछ ऐसे कैदी को हमने देखा जो बहुत क्राइम करके भी वहाँ आए तो हम मस्त हैं, खुश हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है। तो ये सारी जो भावनाएं थी मेरे साथ, जो इंटरेक्शन इनका हुआ, तो मुझ पर उसका प्रभाव बहुत पड़ा। मैं कई कैदियों से बात करता था, कई प्रिजनर्स से। उसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक कैदी हुआ करता था, एम जॉर्ज नाम था उसका। अच्छा। एम जॉर्ज कार लिफ्टर हुआ करता था। कार लिफ्ट करना एक बहुत बड़ा उस जमाने में एक क्राइम था। तो वो ऑल इंडिया लीडर था
कार लिफ्टिंग का। कार को कहीं से भी उठा लेना, चोरी कर लेना, उसको फिर नंबर सब बदल के फिर उसको बेच देना, ये उसका था। और वो बड़ा खूबसूरत आदमी, छोटा सा नाटा सा आदमी, गोरा सा, और लेकिन दिशा इस तरफ हो गई थी। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट था वो। अच्छा। वो एल्युमिनियम शीट पे जी ये छेनी से खुदाई करके जी। वो आप जैसे बैठे हैं आपकी तस्वीर बना देता था। तो ये उसकी कला थी। तो मैंने उससे पूछा कि आप ये काम ना करके यही क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो विचित्र कला है और इसकी कीमत आपको अच्छी मिलेगी। तो कहे कि साहब आदत की बात है और मजे की बात है, मुझे उसमें मेरी आदत है और मुझे उसमें मजा आता है। ये उसका उत्तर था। तो मैंने कहा इसको तो नहीं कुछ किया जा सकता है, लेकिन इसके माध्यम से कुछ लोगों को सुधारा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। साहित्यकार की सच्ची परिभाषा क्या है? कहता हूँ कि साहित्यकार की पूर्ण जिम्मेवारी जो है वो समाज को सींचना है। बिल्कुल। अगर हम समाज को सींचने के लायक नहीं हैं तो हम साहित्यकार नहीं हो सकते। बिल्कुल। इसलिए साहित्य की परिधि में समाज को सींचना सबसे पहले आता है, प्रथम कार्य है। दूसरा कि कई लोग समाज में साहित्यकार बन के घूम रहे हैं, दोष वहां भी नहीं है। आप अगर क्योंकि साहित्य के साथ संभावनाएं और संवेदनाएं दोनों जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। साहित्य के साथ तो संवेदना है तो संभावनाएं हैं, सिंचन है। तो इसलिए हर लोग घूम रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन साहित्य को मंचों तक सीमित रखना ये मेरी समझ से गलत है। मेरी समझ से ये बहुत बड़ा अपराध है। बिल्कुल। हाँ, ये सिर्फ खुद को प्रमोट करना, प्रोजेक्ट करना ये नहीं है। साहित्यकार का काम है कि आप शहर में घूमिए, गली चौराहे पे घूमिए, गलियों में, शहरों से गुजरकर आप गांव कस्बों तक जाइए और वो जो पड़ा हुआ है आदमी बिछावन ये सड़क पर मिट्टी में, उसको उठा के सीने से लगाइए। साहित्यकार अपने और दूसरे के जीवन के अनुभवों को साथ में लेकर इसके पाठक तक उन अनुभवों को शेयर करता है, जिससे समाज में सच्चाई का पता चले, उसमें सुधार आए। आज के साहित्यकार जो हैं, आज का जो साहित्य है, अगर मैं बात करूं बाबा तुलसी की, वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने राम को एक मर्यादा पुरुषोत्तम, साधारण पुरुष बताया है जो मर्यादित हैं, लेकिन तुलसी ने उसी राम को भगवान बना दिया। तुलसी की जो साहित्य है, राम के प्रति जो तत्परता है, राम के प्रति जो श्रद्धा है, उनकी लेखनी ऐसी बने कि वो राम भगवान बन गए। लेकिन आजकल के साहित्यकार में कमी है कि समाज में हमारे जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्हें ऊपर उठाने की जरूरत है, क्या उन्हें उकेरने की क्षमता आज के साहित्यकारों में नहीं है? क्या वो बाबा तुलसी जैसे नहीं है कि किसी को वो इस लेवल तक पहुंचा सके? क्या वो ऐसे साहित्यकार केवल अपनी व्यवसाय, अपनी ही लेखनी में मग्न है, बस वो दूसरी की समस्या से उनकी कोई लेना देना नहीं है? ये चिंता का विषय है कि हम स्वयं तक सीमित रह रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी वैसे हैं। समाज में हर तरह के लोग हैं, साहित्य में भी एक से एक लोग हैं आज भी, और बहुत काम कर रहे हैं। साहित्य एक विधा के रूप में बहुत काम कर रहे हैं, साहित्य को सेवा के रूप में बहुत काम कर रहे हैं, साहित्य से समाज को सींचने के तो वो राष्ट्र कवि, जन कवि, ये सब क्यों नहीं उपाधि प्राप्त कर रहे हैं? लेकिन वो रामधारी सिंह दिनकर दोबारा क्यों नहीं पैदा हो गए? मैंने वही कहा कि स्थिति क्या है। अभी हम आ रहे थे पटना से, तो यही रास्ता में बात हो रही थी कि बाबा तुलसी ने, मैंने साहित्यकार के कलम में वो शक्ति होती है कि एक साधारण मानव को वो भगवान बना देते। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा तुलसी ने ये काम किया है। और सही कहा आपने कि मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में वाल्मीकि ने उनको प्रोजेक्ट किया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, पहले के समाज में और आज के समाज में जैसे सब कुछ बदलता है, वैसे समाज भी बदल रहा है। आज के समाज में परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि आदमी सब कुछ त्याग के नहीं निकल सकता है, और साहित्य कभी भी हीरे जवाहरात के बीच में पैदा नहीं होता। साहित्य पैदा जब भी होगा तो वो दर्द में पैदा होगा, वेदना में पैदा होगा, परेशानियों में पैदा होगा, दुख और गम में पैदा होगा। ये साहित्य, सच्चा साहित्य वही पैदा होता है। नहीं तो बाकी जो महलों में पलने वाले लोग हैं वो यही करते हैं कि अपने को मंचों तक सीमित रखते हैं। जो मंच से बाहर निकलेगा वही साहित्यकार की सच्ची परिभाषा गढ़ पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। आप साहित्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसा कि मालूम चला है मुझे कि आपकी एक संस्था है जिसका नाम बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अलग है। उसका नाम है जीना चाहता हूं मरने के बाद। आप जीना चाहता हूं मरने के बाद कैसे अचानक आपके दिमाग में आया? दरअसल एक रात की बात है, 1972, 18 फरवरी, मिडनाइट, मध्य रात्रि में, लगभग 12 से 1 के बीच की बात है। अचानक मेरी नींद टूटी और
उस समय बड़ी विसंगतियां चल रही थी समाज में, बड़ा मारकाट हो रहा था, हिंदू मुस्लिम राइट्स हो रहा था, बहुत सारी चीजें हो रही थी। जी, जी, तो मेरे हृदय में एक विचार ये कौंध रहा था जी। कि आखिर ये है क्या, मानव से मानव की इतनी विरक्ति क्यों, हुँ, मानव के ऊपर मानव का इतना अत्याचार क्यों, बिल्कुल। ये मेरे दिमाग में पल रहा था। तो मेरे सोए सोए दिमाग में ही ये बात अचानक पैदा हुई कि ऐसा क्यों नहीं कोई करे, कि मरने के बाद भी जिए। वाह! और वहां से ये पंक्ति की शुरुआत हुई और मैंने कहा, एक रात कहा मुझसे सपने ने आकर कि अरे आदमी तू ऐसा ना कर, क्योंकि तूने ही तो जलाई है गीता कुरान बाइबिल के पन्ने पन्ने को, और किया है छलनी छलनी इंसानियत के नाजुक सीने को। क्या बहुत एक रात कहा मुझसे सपने ने आकर। तो यहाँ से शुरुआत हुई और तब मैंने कहा कि जीना चाहता हूं मरने के बाद, फकत अंदाज है जीने का मोहब्बत में जहर पीने का। वाह! मोहब्बत में अगर ज़हर पिया जाए तो वो ज़हर तो अमृत बन जाता है, जैसे मीरा ने पी। जीना चाहता हूँ मरने के बाद है क्या? जीना चाहता हूँ मरने के बाद एक संस्था है जो 1972 में हमने इसको स्थापित किया और तब से यात्रा चल रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक आजकल जो संस्थाएं होती हैं, जो ग्रुप बनाया ये किया, जी, तो वो मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि मुझे ये लगा कि लोग खुद आके जुड़े वो जो व्यक्तिगत उस संस्था विचार है, को, व्यक्तिगत संस्था है। व्यक्तिगत संस्था है जो उस विचार को जीने लगेंगे, वो खुद आके जुड़ जाएंगे। जी, जी, और ऐसे कई लोग हमसे जुड़े जी, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में, इस धरती पर। तो हमने कहा कि ये संस्था जो है, इसको ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। जो लोग उस विचार से ये हैं, उस दर्शन को समझ रहे हैं, वो वो खुद ब जुड़ेगा, खुद जुड़ते चले खुद जाएं। जुड़ेंगे। और दूसरा, जैसे विपिन जी आप बैठे हैं, जी, जी। आपको मैंने देखा है, और आपकी जो प्रतिभा है और आपका जो चरण है, वो चलन में हमने इस चीज को देखा है कि आप समाज के लिए जी रहे हैं, समाज के लिए मर रहे हैं। बच्चों को देखकर ये लगता है कि आपकी शिक्षा किस तरह से है, कितनी बिल्कुल। उत्तीर्ण शिक्षा है। तो ये हर कोई आपको दादा बोलते हैं। वो लोग आपसे जुड़ते हैं दादा के रूप में, कैसा लगता है आपको? क्या उनका दादा कहना मेरे हृदय को द्रवित कर देता है और इससे प्रेम का प्रवाह जो है वो निकल आता है। हाँ, ये दादा शब्द मेरे जीवन का बड़ा बहुमूल्य शब्द है। यदि मुझे ये पता होता या उस समय जब मैं पैदा हुआ था मुझे होश होता, तो मैं उसी समय से दादा खुद को कहे। लेकिन जीना चाहता हूँ मरने के बाद अगर कोई दर्शक जुड़ना चाहते हैं, कोई नए साहित्यकार जो साहित्य की जगत में आए हैं, प्रवेश किए हैं, वो जुड़ना चाहते हैं, उन्हें क्या करना होगा? वो आए, हमारे विचारों से जुड़े। हाँ, ये कलम में जुड़ के और ग्रुप में जुड़ के कोई मतलब नहीं है, विचारों से जुड़े, उसको जिंदा करें, लेकिन वो उसके साथ चलें। आपके विचार वो कैसे, किस माध्यम से मिलेंगे? आप उन्हें कहाँ मिलेंगे? क्या इस तरह की एक व्यवस्था होनी चाहिए कि जो नए साहित्यकार हैं, वो आपसे किस रूप में जुड़े? ये प्रश्न आपने किया है, जी। ये बड़ा दिव्य प्रश्न है, तो उस पर विचार करके मैं जी, जी, फिर जी, बताऊंगा। जी, 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 जी। अच्छा दादा, मैं थोड़ी-सी व्यक्तिगत जीवन की बात करता हूँ। लगभग 8 बज रहे हैं, आप हमारे लोक खबर चैनल में स्टूडियो में हैं। अभी आपको पटना भी निकलना है, फिर आपको अपने बैंगलोर भी जाना है। ये साहित्य जगत में साहित्यकारों की जो ये भागदौड़ की ज़िंदगी है, पारिवारिक रूप से परिवार के प्रति उनका समय बहुत कम मिलता है। वो सच्चे साहित्यकार जो होते हैं, वो समाज को समर्पित होते हैं। आपका भी समर्पण समाज के प्रति ऐसा ही है। इसमें आपका व्यक्तिगत जीवन कितना प्रभावित हुआ है? आपके पारिवारिक जीवन पर इसका कितना असर आया है? वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दृष्टिकोण से। कई बार मैं ऐसे परिस्थितियों से गुजरा हूँ, मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। ऐसी कई बार ऐसी परिस्थितियां आई कि मुझे बहुत परेशानी हुई। और हम एक ऐसे परिवार से थे कि संभ्रांत परिवार से हैं। एक जबान खोलने की बात थी बिल्कुल। कि सब कुछ मेरे हाथ में होता, लेकिन मैं खुददार इतना था कि मैंने उस चीज को स्वीकारा नहीं। माता पिता ने बहुत कुछ देने की कोशिश की, मैंने कहा कि नहीं, अपने बच्चों को अपनी खुददारी पे पालूंगा मैं, ताकि उनका खुददारी उनकी जिंदा रहे। वाह! बहुत खूब। और वो मैंने किया और बच्चों को ऐसे ही पाला। दर्शकों को बता दूं कि कोरोना काल में दादा अपनी मीरा माँ से बिछड़ गए। आपको जैसा अटपटा लग रहा होगा कि मीरा माँ, शायद दादा की माँ होगी, बिल्कुल गलत। मीरा माँ इनकी अपनी पत्नी हैं और ये बड़ा ही अलग तरह का सवाल है कि अपनी पत्नी को माँ का दर्जा दिए हैं। माँ का दर्जा देने के पीछे इनकी सोच क्या है? मीरा इनकी नाम थी, मीरा को मीरा अर्धांगिनी ना कहकर, मीरा की पत्नी ना कहकर वे मीरा को माँ का स्वरूप दिए हैं। मैं दादा से जानना चाहता हूँ कि वो आपकी पत्नी मीरा माँ कैसे बन गई? मीरा माँ ने मुझे मातृत्व दिया। मेरी हर गलतियों को, हर जहर जो मेरी गलतियों का जहर था, उसको उन्होंने पी लिया, उस विष को धारण कर लिया
और जो प्रेम अपने बच्चों को लोग देते हैं, अपनी माएँ दे सकती हैं, जी। उससे ज़्यादा कहीं प्रेम मुझे माँ के रूप में उनसे मिला। जहाँ तक अर्धांगिनी का सवाल है, तो निश्चित रूप से वो हमारी अर्धांगिनी थी, लेकिन उनके मातृत्व का इतना गहन असर था मेरे ऊपर कि मैं उन्हें माँ कहता था उनके जीवन काल से। ये दादा दर्शाना चाहते हैं कि वो माँ पूजनीय थी, पूजनीय योग्य है और पूजनीय रहेगी। पत्नी को पूजा नहीं जाता है, माँ की पूजा होती है। वो माँ भारत माता हो या माँ अपनी माँ हो या कोई माँ हो, कभी पत्नी की पूजा किसी ने नहीं किया है। तो हमें लगता है दादा कि क्या आप मीरा को मीरा माँ कह के वो सदा उन्हें अमर करने की सोच थी क्या? बिल्कुल। हमने उनके साथ एक छोटी-सी घटना मैं बताऊँ, यहाँ बहुत आवश्यक है बताना। जब मैं उनको मुखाग्नि देकर जब 5 परिक्रमा किया जाता है, तो मैं जब 5वाँ परिक्रमा करके बाईं तरफ उनकी खड़ा था, तो वो लकड़ी में, वो चिता में सजाई हुई थी और उनका उसके अंदर से हाथ निकला और हाथ निकल के सीधे मेरे पैर पर आया, गिरा। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि उतने तरीके से अच्छे से सजाया हुआ चिता पे से हाथ कैसे निकला आखिर? और वो भी हाथ उस समय निकला जिस समय मैं उनके बगल में जाके खड़ा हुआ, उन्होंने चरण छुआ मेरा। सबसे पहले मैं राजदादा राज जी के लिए यही कहना चाहती हूँ कि उनका व्यक्तित्व और कृतित्व के लिए मैं एक लाइन कहना चाहती हूँ कि वो सागर में गागर भर देने की युक्ति को चरितार्थ करते हैं। और मेरा उनके साथ बहुत लंबा सफ़र अभी नहीं रहा है। मैं आचार्य विजय गुंजन जी के थ्रू उनसे मिली हूँ, लेकिन उनको जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि वो दिव्य पुरुष हैं ऐसा। और जब भी मैं उनसे मिलती हूँ तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। लगता है कि उनको सुने और सुनते ही रहें। एक तो उनकी रचना इतनी अच्छी होती है और उनकी वाणी में इतनी सहजता, इतनी सौम्यता है कि लगता है उसे सुनते ही रहें। और अभी भी आगे भी मुझे उम्मीद है और इच्छा है कि उनसे और भी आगे बहुत कुछ सीख सकूं। राजदादा के विषय में मैं अति संक्षिप्त में यही कहूँगा कि जाति निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष और राजनीति निरपेक्ष, यही समाज के 3 रीढ़ हैं और इनको किसी पक्ष ने प्रभावित नहीं किया। ऐसा तभी होता है जब व्यक्तित्व किसी का स्वच्छ हो, निर्मल हो और दोष रहित हो, बिल्कुल सगुण संपन्न हृदय जिसका हो, वही व्यक्ति ऐसा हो सकता है। दादा में जो आप कह रहे हैं, साहित्य साहित्य जो होता है, हितेन सहितम साहित्यम, जिसमें हित की का भाव सन्निहित हो, वही साहित्य है। जैसा कि मैंने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण है और साहित्य में लोक हित सन्निहित है। दादा उसी के लिए दूसरों को उत्प्रेरित करते हैं और अन्य साहित्यकारों को भी ये अपनी सहभागिता से और फिर अपनी सहृदयता से, सदाशयता से ये प्राणपण से मदद करते हैं। दादा में हम क्या देखते हैं इसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं, समझे। लेकिन दादा से हम जब भी मिले हैं तो ये हमको नहीं पता चला कि इस जन्म का रिश्ता है या पिछले जन्मों का रिश्ता है। दादा कौन है, हम कौन है, ये नहीं पता चला। तो एक अपनत्व का बोध हुआ और इनका जो करुणा से भरा हुआ जो साहित्य होता है, वो कभी कभी जब हम डगमगाते हैं तो हम अपने गार्जियन के रूप में दादा का कुछ एक भी लाइन अगर पढ़ते हैं तो हम आगे बढ़कर, मेरे मार्गदर्शक हैं और इनके मार्गदर्शक में दर्शन में हम आगे बढ़कर कुछ समाज के लिए करते हैं। ये लास्ट में अपने आप को फकीर साबित किया है, तो ये फकीरी में बहुत कुछ है। विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमों में मैं राजदादा राज जी से मिली हूँ और जब मैं इनको देखती हूँ तो लगता है जैसे एक धीर, गंभीर, शांत, मर्यादित पुरुष के रूप में ये नज़र आते हैं और हमारे लिए तो खैर अभिभावक के रूप में हैं, जो हमें दिशा निर्देश देते हैं, छंदशाला मंच के साथ रहते हैं और हम सबको गाइड करते हैं। और एक पंक्ति कहूँगी, 2 पंक्तियाँ इनके बारे में कि ये वही है कर्मयोगी जो अलौकिक काम करते, श्रम सहित शुभ साधना से इस धरा को धाम करते।
समाज को ऐसे साहित्यकारों की ही ज़रूरत है जो अपने निजी जीवन की अवहेलना करके कहीं एक बहुत कम समय देते हैं और समाज के लिए, साहित्यकारों के लिए उनकी सेवा में लगे ही रहते हैं, बराबर लगे रहते हैं। तो ऐसे शख्स की तो ज़रूरत है समाज को ना। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस विषय पर आप अपना कमेंट ज़रूर करें और पुनः आपसे मिलेंगे अगले रविवार। तब तक के लिए नमस्कार।